आज का ये वीडियो हमारा इतिहास में दूसरा पार्ट होने वाली है, क्योंकि इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी बना करके इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लिए होंगे और यह आपका दूसरा पार्ट है। इस वीडियो को भी पूरा देखिए। जैसा कि हमने आपको बताए थे कि क्रैश कोर्स का सीरीज हमने स्टार्ट किए थे, जो कि क्लास 10th के लिए यह बनाया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th का है उन सभी के लिए यह क्रैश कोर्स होने वाली है, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा या फिर पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चनों को हम इस कोर्स के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। जो आप एक साल में नहीं पढ़ पाए हैं उन सारी चीज़ों को हम महज कुछ ही महीनों में, 2 से 3 महीनों में कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम आपको ये भी पूरा जो है सो वादे के साथ कह सकते हैं कि अगर पूरा कम्प्लीटली आप देख सकते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। यदि आपकी इच्छा है कि हमारा भी सर 470 प्लस नंबर आ जाए, तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से जो है सो अटेंड कीजिए, सभी वीडियो को देखिए, तो यकीन मानिए आपको ज़रूर इतना नंबर आएगा। समझ गए ना, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम उन सारी चीज़ों को ही बताने वाले हैं जो कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उस वक्त आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना, तो इसलिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस पढ़ाई को पढ़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स आप पा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको जो है सो मुख्य बातों में 4 नंबर तक पॉइंट बता दिए थे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम वियना कांग्रेस के बारे में समझेंगे कि वियना कांग्रेस क्या होता है, ये कब किया गया था, किसके जो है सो अध्यक्षता में किया गया था, उसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि वियना कांग्रेस जो है सो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलाकर के नेपोलियन को हराया था, इन सभी देशों ने मिलाकर के, जैसे फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और ब्रिटेन हो गया, इन 4 शक्ति जो था, इन चारों शक्तियों ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन हमने बताया था कि फ्रांस में जो प्रजातंत्र को स्थापित किया था, क्योंकि निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके नेपोलियन ने ही प्रजातंत्र को स्थापित किया था। लेकिन अब जो कट्टर जो था इसमें किस मतलब हम कह सकते हैं कि राजतंत्र के सपोर्टर, तो उसको जो है इस बात को अखरता था कि नेपोलियन जो है सो प्रजातंत्र को स्थापित कर दिया है। और धीरे धीरे देखते देखते यह नेपोलियन जो है सो यूरोप के अन्य देशों में भी जो है सो प्रजातंत्र को स्थापित कर रहा था। तो बचे हुए जो इतने देश, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रेलिया जो था, इसको भी खतरा महसूस हुआ, क्योंकि सभी जगह तो राजतंत्र ही स्थापित था। अब यहाँ के जो राजा था, उस राजा को अपने गद्दी पे खतरा महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी आकर के प्रजातंत्र को स्थापित कर दे और हमारी शक्ति छीन नहीं जाएगी। इसलिए इन चारों देशों ने मिलकर के एक जो है सो यूरोपीय शक्ति बन गया और उसके बाद सभी ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया। जैसे ये नेपोलियन को हराया, प्रजातंत्र को समाप्त किया गया और दोबारा जो है सो राजतंत्र को स्थापित किया गया। ये क्या हुआ, तो दोबारा से राजतंत्र को स्थापित किया गया था। तो इसी में जो है सो एक जो है सो सम्मेलन होती है, जो सम्मेलन वियना कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, और इसी के बारे में आज हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। इसमें और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आएगा, उसको भी देखेंगे, लेकिन वियना कांग्रेस को अभी वर्तमान में देख लो। कहते हैं कि नेपोलियन को हराया के प्रतिनिधित्व यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर जो है ड्यूक मेटरनिक था। इसका कौन था, तो अध्यक्ष ड्यूक मेटरनिक, जिससे आप शॉर्ट में मेटरनिक नाम देते हैं। उस मेटरनिक का पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है कि इन छोटी छोटी पॉइंट को, इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना है। जैसे पूछा जाएगा कि मेटरनिक का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है कि ड्यूक मेटरनिक है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए वियना कांग्रेस किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो आपको बताना है कि ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता में किया गया था। ये कहाँ के राजा थे, तो ऑस्ट्रिया के ये चांसलर थे, यानी कि ऑस्ट्रिया के ये राजा थे। तो इतनी बातें जो है सो वियना कांग्रेस में आपको समझना है। इसी में हमने बताया था ना कि 4 गो यहाँ पर देश, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया, ये चारों ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन को हराने के बाद फिर से उसमें जो है सो फ्रांस में प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने, क्योंकि इसके बगल में, फ्रांस के बगल में यही था
कौन? ऑस्ट्रिया। और यहीं पर जो है सो इसी का ट्रांसलेटर था मैटर ने, किसी को ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा था, इसीलिए इसी ने सब मिल करके भड़काऊ जैसे प्लानिंग बनाया और प्रजातंत्र को समाप्त करके दोबारा जो है पूरे यूरोप में राजतंत्र को स्थापित करने का काम किया था। इसीलिए इसका चांसलर जो ऑस्ट्रिया का था वही इसकी अध्यक्षता किया और उसी की अध्यक्षता में वियना कांग्रेस हुआ था। समझ में आ गया ना? चलिए अब अगला पॉइंट देखिएगा। कहते हैं कि वर्साई में हुए एक समारोह में फ्रांस के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वर्साई की संधि में हुए एक समारोह था, वर्साई में एक जगह का नाम है, समारोह में फ्रांस के राजा विलियम प्रथम था। इसका राजा कौन था? विलियम प्रथम। इसको जनवरी 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। सम्राट कहने का मतलब यहाँ का राजा, सम्राट का मतलब क्या समझना है? राजा। राजा है उसको घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा आप। 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। ये इटली का राजा घोषित किया गया था, जबकि जर्मनी का हमने देखे थे कि अभी जस्ट में कौन था, तो जर्मनी का आपका यहाँ से बता देना विलियम प्रथम। ये कौन है? तो विलियम प्रथम है। और जबकि यहाँ से आपको देखना है इटली के लिए कौन है, तो ये इमैनुअल द्वितीय है। तो इन दोनों को नाम ध्यान में रखना है कि जर्मनी का कौन राजा बनाया गया, उसके बाद जो है सो इटली का राजा कौन बनाया गया, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है 8वां नंबर का कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या रही। अगर मान लेते हैं कि फ्रांस में जो फ्रांसीसी क्रांति होती है उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है, उसकी संघर्ष राष्ट्रवादी विचारधाराओं की संघर्ष में महिलाओं का क्या क्या योगदान रहा, क्या भूमिका ये अदा किया, उसके बारे में समझना है। जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे कि फ्रांस, इटली की औरतें ने सक्रिय योगदान निभाया था। सक्रिय योगदान मतलब एकदम बढ़ चढ़ के, जिस प्रकार से पुरुष इसमें अपना योगदान निभा रहा था, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं ने भी अपना योगदान इसमें दे रहे थे, सभी के सभी फ्रांस और इटली के औरतों ने। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र भी शुरू कर लिया था। महिलाओं का एक अलग भी समाचार पत्र हुआ था, उसको भी इसने शुरू कर लिया था। अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन भी बना लिए गए थे और प्रदर्शनों में भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली, मतलब हम लोग जैसे कि अभी कहते हैं ना संसद, तो संसद और वो उसका नाम था असेंबली, तो असेंबली के चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं था। उसको जो है सो अधिकार नहीं दिया गया था कि वो वोट दे सके, अपने प्रतिनिधि को चुन सके, है ना। तो ये सभी चीज़ देखने को मिल रहा है कि महिलाओं के साथ भेदभाव उस समय में भी किया जाता था। तो ये आपका टॉपिक था, पूरा चैप्टर था, आपको कंप्लीट कर दिया गया है शॉर्ट समरी के रूप में, क्योंकि हमने आपको बताए थे कि इतिहास में हम पहला चैप्टर जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद है, और यूरोप के राष्ट्रवाद को हम कुल 8 बिंदुओं से हमने इसको कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में हमने आपको पहले भी बता दिए थे कि संक्षेप में आपको अधिक से अधिक चीज़ को समझाया भी जाएगा, सिखाया भी जाएगा, और वही चीज़ को दिया जाएगा जो कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने इससे 8 पॉइंट में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका जो प्रश्न उत्तर बचता है उसके बारे में समझना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक भी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक करने से आपको मुझे मोटिवेट मिलता है कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको और आप इससे लाभ उठा पा रहे हैं, इसलिए आपको लाइक करना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल में चला जाएगा और जब भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत का तुरंत आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उसका भी भलाई हो जाए आपकी मदद से, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ को दिया जा रहा है। तो चलिए अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। जैसे कि कहता है कि महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इसका अर्थ नहीं जानेंगे तब तक जो है सो आपको ये बहुत परेशान करने वाला वर्ड मिलते रहेगा। जैसे पहला वर्ड है यहाँ पे कुलीन वर्ग। अब कुलीन का मतलब क्या होता है ज़रा इसके बारे में समझिए। इसके लिए कहना है कि ये ज़मीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। ये क्या था? तो ज़मीन का जो मालिक होता है ना, ये ज़मीन का मालिक था, यानी कि भूस्वामी जिसको हम लोग कहते हैं वो था। और क्या था? तो ये शक्तिशाली वर्ग भी था यूरोप का, ठीक।
दूसरा शब्द है निरंकुशवाद। निरंकुश के मतलब हमने पहले भी समझाए हैं, यहाँ से भी आप समझ लीजिए कि एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। अंकुश नहीं मतलब लोग उसको चाह करके भी रोक नहीं सकते हैं गलत करने के लिए, है ना, गलत करने से उसको रोका नहीं जा सकता है। ऐसे शासक को या ऐसे राजा को निरंकुशवादी कहते हैं। ठीक, अगला है आपका उदारवाद। उदारवाद मतलब एकदम पूरा लिबरल हो जाना, ठीक है ना, यानी क्या कहते हैं कि लिबरलिज्म शब्द तालीन शब्द के मूल शब्द लिबर्स पर आधारित है, जिसका अर्थ स्वतंत्र होता है। इसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो आपको समझना है उदारवाद का मतलब स्वतंत्र होना, किसी को रोक टोक नहीं करना, जो काम कर रहे हैं, हाँ, हालांकि लीगल काम होना चाहिए, इलीगल काम नहीं होनी चाहिए। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता, ये उसका था। उसके बाद है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। मतलब कोई भी कानून व्यवस्था लागू अगर हो रही है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के राय जो लिया जाता है, राय विचार जो लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनमत संग्रह कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? उसके बाद आता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब समझिएगा, इसके लिए बताना है कि एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित स्थानों, पौराणिक परंपरा और रीति रिवाजों पर बल देता है। जो पुराने रीति रिवाज, जो पुराने मान्यताओं पर जो डिपेंड होता है ना, उसी को रूढ़िवाद कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप समझ लेना है। अगला पॉइंट आता है यूटोपिया, या इसी को हम यूटोपियन भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में दूसरे शब्दों में हम कल्पनादर्श भी कहते हैं। यानी कि केवल एक ख्वाब देखने वाला व्यक्ति होता है, जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं लेकिन ये हकीकत हो ही नहीं सकता है या होता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यूटोपियंस या फिर कल्पनादर्श के नाम से जाना जाता है। जैसे एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, यानी कि ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है। ऐसे ख्वाब को देखना, ऐसे ही ख्वाब को देखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो यूटोपियन कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद देखिए रोमानीवाद क्या होता है। तो इसके लिए बता रहे रोमानीवाद के लिए कि एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। यानी कि यह क्या है कि सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास प्रकार की भावनाओं को विकास करने के लिए किया जाता है, उसी को रोमानीवाद कहते हैं। अगला है नारीवाद। नारीवाद का मतलब तो जानते हैं कि स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। यानी कि जिसमें नारी की प्रधानता दी जाती है, वहाँ पे हम नारीवाद की नारा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो नारियों को सम्मान दिया जा रहा है, तो वो नारीवाद है। नारी के लिए कुछ भी काम करना नारीवाद कहलाएगा, अच्छा काम करना। ठीक है, आगे देखिए 9वां पॉइंट है आपका जुंकर्स। जुंकर्स क्या होता है? तो इसके लिए बताना है कि परसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। यानी कि परसा एक देश है, इस देश में जो सामाजिक श्रेणी है, उस सामाजिक श्रेणी में जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं ना, उसी को जुंकर्स कहा गया है। 10वां पॉइंट है जोलवेराइन। जोलवेराइन क्या होता है? इसके लिए बताना है कि यह एक जर्मन शुल्क संघ है। यह क्या है? शुल्क संघ, मतलब जिसमें पैसे कौड़ी को डिमांड किया जाता है, मांगा जाता है, उसको शुल्क कहा जाता है। और संघ मतलब उसको समिति मान लीजिए, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इसमें अधिकांश जर्मन का जो राज्य था, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 300 प्लस छोटे छोटे राज्यों में जो है सो टुकड़ों में विभाजित था जर्मनी, उसको एकीकृत कर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है। अब उसके बाद देखिए यह संघ जो है 1834 में परसा की पहल पर स्थापित हुआ था। परसा की पहल पर ही 1834 ईस्वी में इस संस्था का जोलवेराइन का स्थापना हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। जो शुल्क अवरोध उत्पन्न होता था बीच में, उसी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 20 से भी अधिक थी। जो पहले क्या थी? 20 थी, और अब क्या कर दिया गया था? तो उसको 2 कर दिया गया। चीज़ों को ध्यान में रखना है। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। यह जो संघ था वो जर्मनी के एकीकरण का एक प्रतीक, आर्थिक प्रतीक माना जाता है। तो इतना कुल पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बताया। अब उसके बाद देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इस व्यक्ति का भी नाम आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि कौन कौन से व्यक्ति है, इसका जीवनी क्या रहा है। छोटी सी पॉइंट है, इसको भी आपको समझा ही देते हैं हम।
पहला व्यक्ति है जिसका नाम है ज्यूसेपे मैत्सनी, यानी कि जिसको मैजनी का नाम दिए थे उसी का पूरा नाम क्या है, ज्यूसेपे मैत्सनी, ठीक है ना। तो इसका नाम आप ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है मैजनी का पूरा नाम क्या है, तो ज्यूसेपे मैत्सनी। इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला, वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे। यानी कि मेजनी जो था वो क्या था, राजतंत्र के घोर विरोधी थे। ये चाहते थे कि हमारे जो इटली है, ये इटली के ही रहने वाले हैं, तो अब ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सो प्रजातंत्र स्थापित हो। प्रजातंत्र और राजतंत्र क्या होता है इसके बारे में हमने अच्छे से आपको समझाए हुए हैं। तो मेजनी चाहता था कि हमारे इटली में क्या होना चाहिए, तो प्रजातंत्र होना चाहिए, इसलिए ये राजतंत्र के घोर विरोधी थे। यानी राजा का ही बेटा राजा बने ऐसा ये कदापित नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि प्रजातंत्र स्थापित हो और जिस प्रजा में जिस व्यक्ति में ज़्यादा काबिलियत होगा उसी को जो है सो राजा या शासक बनने को मौका मिलेगा और देश को चलाएगा और आगे की ओर बढ़ाएगा, हाँ ना। तो ये तो मेजनी के लिए आपसे पूछा जाएगा मेजनी कौन थे उसके बारे में लिखे, तो आप इतना बता सकते हैं कि इटली का एक महान क्रांतिकारी थे जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप इटली के एकीकरण की भावना को बल मिला था और वह राजतंत्र के घोर विरोधी भी थे। तो इतना बात बताना है। उसके बाद गैरिबाल्डी के बारे में बताना है। इसके लिए कहना है कि इटली का एक महान क्रांतिकारी जो मैत्सनी का सहयोगी व समकालीन था, यानी कि मेजनी का ये सहयोगी भी था और इसके समकालीन भी था, लेकिन ये भी क्रांतिकारी था, ये भी क्रांतिकारी था, दोनों क्रांतिकारी ही थे। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। लाल कुर्ती की सेना जो थी उसकी सहायता से इसने ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया था। उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन भी चलाए गए थे। तो इसमें आपको जो है सो कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना है। हालांकि गैरिबाल्डी के बारे में पूछा जाए गैरिबाल्डी कौन थे, तो इसके लिए आप इस पूरे लाइन को लिख दीजिएगा, आपको जो है सो पूरा नंबर आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी कई बार ऐसा पूछा जाता है कि यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था, गैरिबाल्डी ने किया था। तो इतना भी आपको जो है सो फैक्ट को ध्यान में रख के चलना है। अब देखिए काबूर के बारे में समझते हैं। काबूर कौन थे इसके लिए समझो। काबूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है, बिस्मार्क, ठीक है ना, इटली का इसे बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। इटली का एक राज्य था जिसका नाम था सार्डिनिया, इसी राज्य का प्रधानमंत्री था कौन, काउंट काबूर, इसका पूरा नाम है काउंट काबूर। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया। जो उसका राज्य था सबसे पहले उसी को इटली में मिला देने का काम किया। उसके बाद देखो वो काबूर को कंप्लीट हो गया। बिस्मार्क कौन था उसके बारे में समझिए। बिस्मार्क के लिए बताना है कि जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। बिस्मार्क को क्या है, तो अद्वितीय स्थान मतलब इसके जैसा और कोई दूसरा व्यक्ति हुआ ही नहीं, इसलिए इसको अद्वितीय स्थान प्राप्त है। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। आपसे पूछा जाएगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था, आपको बता देना है। उसके बाद देखिए उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जर्मनी का एकीकरण किनके प्रयास पर किया गया, तो आपको बताना है ये बिस्मार्क के प्रयास पर उसका एकीकरण किया गया था। तो ये आपका फैक्ट था तो टोटल जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद कुछ प्रतीक है, उस प्रतीक को समझ लीजिए। प्रतीकों का अर्थ क्या होता है, जैसे पहला प्रतीक है टूटी हुई वेरियाँ। टूटी हुई वेरियाँ का मतलब क्या, इसका मतलब होता है आज़ादी मिलना। यानी कि जब वहाँ पे जो है सो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के बाद वहाँ पे टूटी हुई वेरियों का संकेत देकर के पूरे लहराया जाता था, है ना। उसका जो है सो एकदम पूरा जैसे हम लोग तिरंगा को लहराते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से जब खुशियाँ मिलती है तो टूटी हुई बेरियाँ जो गुलामी का जंजीर था उसको अब तोड़ दिया गया, मतलब ये आज़ादी का प्रतीक था। उसके बाद देखिए बाज छाप वाला कवच। ये बाज छाप वाला कवच का मतलब क्या हुआ, तो इसके लिए बताना है कि जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति था। ये बाज छाप जहाँ पे मिल जाता था कवच वाला, इसका मतलब होता है कि ये प्रतीक शक्ति है जर्मन समुदाय का। उसके बाद तीसरा पॉइंट था बलूत पत्तियों का मुकुट। जो एक बलूत पत्ती था उसका मुकुट बना करके लोग घूमते थे। इसका मतलब होता है वीरता, यानी वीर बहादुर है जो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को दूर करके अब जो है सो आज़ादी की ओर चला है। 4 नंबर में देखिए तलवार। तलवार का मतलब क्या होता है, मुकाबले की तैयारी, यानी कि तलवार का संकेत दिखाता है कि हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, आपको जो चीज़ से फरियाना है आ जाओ, हमसे फरिया लो, लड़ाई कर लो।
ठीक है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, अब ये क्या दिखाता है, तो शांति का चाह रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो ऐसे ही जो है सो संकेत को, प्रतीक को लेकर के घूमते थे। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, इसका मतलब क्या समझना है कि 1848 ईस्वी में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया है ना, इसको प्रतिबंधित कर दिया था। उसके बाद उगते हुए, क्या कहते हैं, उगते हुए किरण का मतलब क्या है, तो ये एक नए युग का सूत्रपात, यानी कि एक युग का अंत होना और दूसरे युग का उदय होना, इसी को हम कहते हैं नए युग का सूत्रपात। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आया? अगर आ गया इतनी बात समझ में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जो है सो हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। क्या आप चाहते हैं कि इस क्रैश कोर्स को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि क्रैश कोर्स ना, तो क्रैश कोर्स को अगर आप चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट किया जाए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इतना चीज़ करने से आपकी भी फ़ायदा है, हमारे भी एक भलाई हो जाएगा कि हमें जो है सो आप जैसे स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं और अपने जो है सो भविष्य को बनाने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ा करके हमें भी खुशियाँ मिलती है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है तो इसका लाभ उठा सकें। तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।